नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है और तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और पीएम शाम 4:30 बजे इस हाई लेवल मीटिंग में देश में कोरोना के हालत की समीक्षा करेंगे और वो तीसरी लहर को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और देश में पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊपर निकल चुका है और ऐसे में मोदी संक्रमण थामने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दे सकते हैं। और इससे पहले पीएम मोदी 22 दिसंबर और 26 नवंबर को कोरोना के हालत की समीक्षा कर चुके हैं और दोनों ही मीटिंग में पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया था और उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए थे। और वहीं 22 दिसंबर दवा ऑक्सीजन स्टॉक मेंटेन करने को कहा गया और पीएम मोदी ने 22 दिसंबर को देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अफसरों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की थी और करीब 1 घंटे चली इस मीटिंग में हेल्थ मिनिस्ट्री समेत कई विभाग के अफसर शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री ने हालत की जानकारी लेने के साथ सरकार की तैयारियों का जायजा भी लिया था। और पीएम ने अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे और साथ ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग बढ़ाकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने को भी जोर दिया था। संसद भवन के 400 से ज्यादा स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और संसद के एक अधिकारी के मुताबिक 4 से 8 जनवरी के बीच कुल 1409 स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के कोरोना टेस्ट किए गए और सभी संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे गए थे। और जनवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सेशन की शुरुआत होनी है और देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। और वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में संक्रमण के 1,59,424 केस सामने आए हैं और 327 लोगों की मौत भी हुई। और वहीं आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। और वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 41,434, दिल्ली में 20,181 और बंगाल में 18,802 से और सबसे ज्यादा संक्रमित मिले और टॉप 10 राज्यों में ही करीब 1,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। और इससे पहले देश में शुक्रवार को 1,41,986 और गुरुवार को 1,17,100 नए मामले दर्ज किए गए थे और देश में अब तक 3.55 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। और वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,44,00,000 है और देश में अभी कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 5,84,580 पर है। उत्तराखंड में कोरोना के केसों में लगातार उछाल देखा जा रहा है और पिछले 24 घंटे में यहां 814 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है और इसी लेकर राज्य सरकार और प्रशासन दोनों सचेत हो गए हैं। और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द भी कर दिया था और सीएम धामी ने इस ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उन्होंने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए। और सीएम धामी शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता करने वाले थे जिसे टाल दिया गया था। और इसके अलावा श्रीनगर और गढ़वाल में भी उनके कई कार्यक्रम तय किए गए थे जहां उनको उद्घाटन और कार्यक्रमों में पहुंचना था, लेकिन उन्हें भी स्थगित कर दिया गया। और वहीं खबर के मुताबिक सीएम धामी ने श्रीनगर और गढ़वाल के कार्यक्रम पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और बारिश के वजह से स्थगित किए हैं। सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों की गाइडलाइन जारी करने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन के मोड में आ चुके हैं
और इसी के तहत उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिस ने एक दिन में अलग अलग थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 598 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही इन लोगों से करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि देश को कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नैनीताल पुलिस लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवा रही है। और इसी क्रम में नैनीताल में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और साथ ही कोविड-19 नियमों का पाठ पढ़ाते हुए लोगों का चालान करने के साथ साथ उनको मास्क भी उपलब्ध कराए। और वहीं इसके अलावा पुलिस प्रशासन चौक चौराहों के अलावा भीड़ भाड़ जगहों पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने की अपील भी कर रहा है। और एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है जिससे कि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और वहीं इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है और चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोस्टर जारी कर दिया और पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। और इसके साथ ही इस पर भी मोहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। और इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे और पीएम मोदी अक्सर सीएम योगी की तारीफ भी करते रहे। और उधर चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। और वहीं समाजवादी पार्टी ने आयोग को डिजिटल स्पेस के लिए नियम बनाने की भी मांग उठाई है और बीएसपी ने निष्पक्ष चुनाव का भरोसा जताते हुए कार्यकर्ताओं को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया है। और कांग्रेस ने इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों के हकों की लड़ाई की बात दोहराई है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच इन राज्यों में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के अंदर ही मामले दुगने से ज्यादा हो गए और बुधवार की बात की जाए तो प्रदेश में 2036 मामले सामने आए थे जो शुक्रवार को बढ़कर 4223 हो गए हैं। और इसके अलावा बुधवार, गुरुवार को कोरोना से किसी की जान नहीं गई जबकि शुक्रवार को एक व्यक्ति की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। फिलहाल राज्य में 17,23,000 केस हैं और अब तक 22,918 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है और अभी राज्य में 12,327 लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में शुक्रवार को कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे और वहीं उत्तराखंड और मणिपुर में इन राज्यों के मुकाबले कम संक्रमित मिले और इन राज्यों में कुल मिलाकर शुक्रवार को 9,391 नए सामने आए थे केस। औरंगाबाद में काराकाट से जेडीयू के सांसद महाबली सिंह शनिवार को बल्ला हाथ में थामकर क्रिकेट पिच पर उतर गए और सांसद ने लगातार 2 जोरदार छक्के भी लगा दिए, लेकिन छक्कों के हैट्रिक लगाने के चक्कर में उन्होंने शॉट में इतना जोर लगा दिया कि खुद ही नीचे गिर पड़े। दरअसल सांसद हसपुरा प्रखंड के छोटे खेल मैदान में सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे और खिलाड़ियों को खेलता देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और बल्ला हाथ में लेकर विकेट पर पहुंच गए और यहां छक्के लगाने के दौरान गिरने के बाद आसपास मौजूद उनके समर्थक और अन्य लोगों ने उन्हें तत्काल उठाया और सांसद के गिरने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।
जिसमें उनके गिरने पर कुछ लोग हंसते हुए भी दिखाई दिए जा सकते हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर इस 10 फरवरी से चुनाव होगा। और वहीं चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक यूपी में 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। और गौरतलब है कि इस साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कोविड नियमों का पालन करते हुए इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 70वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। और अब आपको बता दें कि कौन कौन से तारीख पर कौन से चरण का चुनाव होगा। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 फरवरी को दूसरे चरण की और 20 को तीसरे चरण की और 23 को चौथे चरण की और 27 फरवरी को पांचवा और 3 मार्च को छठे फेज का चुनाव होगा। और इसके अलावा आखिरी और अंतिम 7 मार्च को 7वां चुनाव होगा। और इसके वहीं पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने राज्य में मतदाता सूची को जारी कर बताया था कि इस बार मतदाता सूची में कुल 52,80,882 लोगों के नाम जोड़े गए हैं और इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। और इसी साल नए मतदाताओं में 23,92,258 पुरुष मतदाता हैं और जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 28,86,988 है। और वहीं 1,636 मतदाताओं ने खुद को थर्ड जेंडर के रूप में पंजीकृत कराया है। और इन आंकड़ों के हिसाब से नए नामों में इस बार महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और वहीं निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल राज्य में कुल 1,74,351 मतदान केंद्र है। और इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव की मतगणना 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ रही है और वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोरोना ब्लास्ट भी हो रहा है और वहीं रिस्ट्रिक्शन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन शहरों में रोटी रोजगार के लिए गए प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन का भय भी बढ़ता जा रहा है। और मुंबई और दिल्ली से एक बार फिर मजदूर अपने घरों की ओर बेतहाशा भाग रहे हैं और मजदूरों के पलायन की तस्वीरें फिर सामने आने लगी है। और बिहार के मुजफ्फरपुर पर दिल्ली से आने वाले मजदूरों की तादाद रोजाना बढ़ती जा रही है। और शनिवार को सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंची तो इसमें सैकड़ों मजदूर और छोटे व्यवसाय और प्राइवेट नौकरी करने वाले यात्री उतरे और उन्होंने बताया कि इस बार वह पिछले लॉकडाउन की तरह दिल्ली में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए जिस हाल में थे घर लौट आए। और दिल्ली से लौटे संतोष कुमार ने बताया कि वो वहां परिवार के साथ रहते हैं और प्राइवेट काम करते थे और अभी हालत बहुत खराब होने लगी है। और दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया और इससे पहले नाइट कर्फ्यू भी लगा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। और अब भी अगर कोरोना के मामले नहीं कम हुए तो लॉकडाउन लगने के पूरे आसार दिख रहे थे। और ये सोचकर वो वापस लौट गए और कहीं पिछली बार जैसा हाल ना हो इसलिए समय रहते वो वहां से घर लौट गए। और वैसे भी वहां पर धीरे धीरे काम बंद होने लगा है और पहली और दूसरी लहर में भाग कर आए थे और उस बार काफी परेशानी हुई थी आने में और इस बार इन्होंने जल्दी चले आए। देश में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। और कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने तांडव मचा रखा है और सितम ऐसा कि लोग अपने घरों में ही सिमटे हुए हैं और सड़कें बर्फ से पटी हुई हैं और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गए। और मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस सीजन का सबसे एक्टिव था और राजधानी में 47 मिलीमीटर बारिश हुई और आज भी बूंदाबांदी जारी रहेगी।
और तापमान रात और दिन में लगभग बराबर ही रहा। 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रात और दिन में बना रहा। और वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान 13 से 14 जनवरी तक दर्ज किया जा सकता है और एयर क्वालिटी भी बेहतर है।